एक ऐसे दिन की कहानी जो दुनिया के इतिहास में काले अक्षरों में लिखी गई। दिसंबर 7, 1941, जब जापान की फाइटर प्लेन्स ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर एक छुपा हुआ हमला किया, जिस वजह से एक नए वॉर का आगाज हुआ। दुनिया पहले ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आतंक से जूझ रही थी। वही अमेरिका पर हुए इस हमले की वजह से इसे और भी भयानक रूप दिया गया। यही वो समय था जहां से अमेरिका ने इस महायुद्ध में अपना पहला कदम रखा। इंपेरियल जापानीज नेवी एयर सर्विस द्वारा की गई ये एयर स्ट्राइक अब तक दुनिया की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक मानी जाती है। यह हमला रविवार 7 दिसंबर 1941 को सुबह लगभग 8 बजे हुआ। उस समय यूनाइटेड स्टेट्स वर्ल्ड वॉर 2 में एक न्यूट्रल कंडीशन में था। ऐसे में वो कौन सी वजह थी कि जापानियों द्वारा अमेरिका पर बम बरसाए गए? तो चलिए इसी सवाल को जानने के लिए समझते हैं पर्ल हार्बर की कहानी इन डिटेल में। ये कहानी तब शुरू हुई जब जापान को 1890 से ही अमेरिकन टेरिटोरियल और मिलिट्री एक्सपेंशंस का डर सताने लगा, खासकर पैसिफिक और एशिया के इलाकों पर। यह टेंशन तब बढ़ी जब अमेरिका ने 1920 में फिलीपीन आइलैंड को अपने कब्जे में कर लिया। फिर क्या था? अगले 10 सालों तक जापान भी अमेरिका के तरह एशिया के अलग अलग टेरिटरीज पर अपना अधिकार जमाने लगा। जापान ने चाइना में अपना इंपैक्ट गिराया, जिसका नतीजा 1937 में सेकेंड सिनो जापानीज वॉर के रूप में देखने को मिला। हालांकि इसी बीच अमेरिका ने यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर जापान को रोकने की पूरी कोशिश की, मगर वो इस काम में पूरी तरह से फेल हो गया। ऐसे में हालात से मजबूर हो यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के अपील के बाद अमेरिकन कंपनीज ने जापान को जंग के लिए जरूरी सामान देना बंद कर दिया। चूंकि एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 अमेरिका सभी देशों के लिए एक वेपन सप्लायर का काम कर रहा था। ऐसे में जापान के साथ किया गया यह सौतेला सलूक जापान के सम्राट को कुछ ज्यादा ही चुभने लगा। 1940 में जापान ने फ्रांस पर हमला किया ताकि चाइना तक पहुंचने वाली सप्लाई को रोका जा सके। यह हमला एक तरह से यूएस को अल्टीमेटम था कि अगर तुम हमारी सप्लाई रोक सकते हो तो हम भी आपको यहां बिजनेस नहीं करने देंगे। लिहाजा अब अमेरिका ने अपने आखिरी दांव खेला और वो था जापान में होने वाली ऑयल एक्सपोर्ट बंद कराना। यूएस के इस निर्णय से प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को यह यकीन था कि जापान इससे सुधर जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा जापान ने भी एक कदम आगे बढ़ते हुए डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो पूरी तरह से ऑयल से भरी हुई थी, वहां हमला करने का प्लान बनाया। जापान की ये योजना अमेरिका को पता चली, जहां 17 अगस्त को यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने जापानी सम्राट को यह चेतावनी दी कि अगर उनके मित्र राष्ट्रों पर हमला होता है तो अमेरिका भी चुप नहीं बैठेगा और जापान को मुंह तोड़ जवाब देगा। हालांकि 1941 में इन दोनों देशों के बीच शांति समझौता भी हुआ, मगर इसका कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं दिखाई दिया। दोनों के बीच कड़वाहटें और भी बढ़ती जा रही थी। फिर आया फाइनल डिसीजन डे। जब डिप्लोमेटिक हल ना निकले तो इसे हथियारों के सहारे ही सुलझाना जापान के नजरिए से ठीक कदम था। जापान यह भली भांति जानता था कि पैसिफिक फ्लीट पर अमेरिका की बहुत बड़ी नेवल फोर्स मौजूद है, जहां से वे मित्र राष्ट्रों को मदद मुहैया कराते हैं। इस फ्लीट का सबसे अहम हिस्सा था पर्ल हार्बर। जापान ने इसे ही अपना टारगेट बनाने का डिसीजन लिया, मगर किसी भी मिलिट्री ऑपरेशंस को पूरा करने के लिए उसकी प्रॉपर प्लानिंग होना जरूरी होता है। जापान का 1941 से ही पर्ल हार्बर पर अटैक करने का प्लान जोरों से शुरू हुआ। इस प्लान को हेड कर रहे थे जापानीज एडमिरल इशोरोकु यामामोतो। यह कहा जाता है कि उन्हें इस हमले की परमिशन लेने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े, यहां तक कि वे जापानीज नेवल जनरल स्टाफ से इस मामले में अपना इस्तीफा तक सौंपने की धमकी दे चुके थे। खैर, इस प्लान पर मुख्य रूप से रियर एडमिरल राइनोसुके कुसाका काम कर रहे थे। साथ ही साथ उनकी मदद कर रहे थे कमांडर मिनोरू गेंडा और यामामोतो के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ कैप्टन कामेतु कुरोशोशिमा।
इन सभी ने मिलकर 1940 में हुए इटालियन फ्लीट पर ब्रिटिश एयर अटैक की गहराई से स्टडी की। जापान की नेवल फोर्सेस का प्राइम ऑब्जेक्टिव था अमेरिका की इंपोर्टेड नेवल सर्विस को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना, ज्यादा से ज्यादा बैटलशिप्स को जल समाधि देना और आखिर में उनकी सप्लाई लाइन तोड़ना। इन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए 26 नवंबर 1941 को जापान की 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स अमेरिका के वाटर्स की ओर रवाना हुए। इन कैरियर्स के नाम थे अकागाई, कागा, शोरयू, हीरयू, शोकाकू और जुइकाकू। इन सभी में मिलकर टोटल 408 एयरक्राफ्ट मौजूद थे, जिनमें से 360 एयरक्राफ्ट अटैक के लिए और बाकी बचे 48 एयरक्राफ्ट डिफेंस कॉम्बैट का काम करने वाले थे। ये सभी एयरक्राफ्ट एक साथ नहीं बल्कि डिफरेंट वेव्स के साथ छोड़े जाने वाले थे, जिसमें पहले वेव्स में टोटल 9 एयरक्राफ्ट मौजूद थे। इन वेव्स में उन सभी हथियारों को शामिल किया गया था जो बैटलशिप्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किए गए थे, खासकर टाइप 91 एरियल टॉर्पेडोज जो एक एंटी रोल मैकेनिज्म और रडार एक्सटेंशन से युक्त थे। एयर क्रूज को यह हुक्म दिया गया था कि वो सभी ऊंचाई वाले टारगेट्स को चुने या फिर किसी भी और हाई वैल्यू शिप्स को निशाना बनाए। फिर क्या था, एक के बाद एक एयरक्राफ्ट अपना आतंक हवाई रास्ते से बरसाने लगे। यह इतना घातक था कि यूएस नेवल फोर्स को इससे बचने का मौका ही नहीं मिल पाया। जैसे यूएस नेवी काउंटर अटैक की तैयारी में लगती, उनका एयरक्राफ्ट को निशाना बना दिया जाता। ये सभी सबमरीन्स में 1 बाय 1 हो रहा था। हालांकि कुछ यूएस एयरक्राफ्ट ने इसका जवाब भी दिया, मगर पूरे कबूतरों के झुंड में 2-4 चिड़ियों की क्या बिसात। लिहाजा यूएस पॉइंट ऑफ व्यू से यह अटैक एक हेल्पलेस अटैक था। इस पूरे एयर स्ट्राइक ऑपरेशन का ड्यूरेशन था 90 मिनट्स, यानी टोटल 1.5 घंटा। इन 1.5 घंटों के समय में कुल मिलाकर 2008 सेलियर्स की मौत हुई और 710 घायल हुए। मरने वालों में कुछ मरीन्स भी थे, जिनकी संख्या 109 बताई जाती है। पर्ल हार्बर के इस हमले ने सिविलियंस को भी नहीं छोड़ा, जिनमें मरने वालों की संख्या थी 68 और घायल थे 35। इस पूरे हमले में कुल मिलाकर 2403 अमेरिकन की जाने गई और 1178 घायल हुए। 18 शिप्स को जल समाधि मिली, जिसमें ज्यादातर बैटल शिप्स ही थी। हमले के दौरान मरने या घायल होने वाले अमेरिकन को कानूनी तौर पर नॉन कॉम्बेटेंट माना गया, क्योंकि जब हमला हुआ तब तक वॉर डिक्लेयर नहीं हुई थी। इस हमले के अगले ही दिन यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने अपना मशहूर डे ऑफ इन्फेमी स्पीच कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन में दिया, जिसमें उन्होंने एम्पायर ऑफ जापान के खिलाफ वॉर का फॉर्मल डिक्लेरेशन देने की मांग की। कांग्रेस कमेटी ने उनकी इस मांग को 1 घंटे में ही मंजूर किया, जिससे यूएसए अब आधिकारिक रूप से वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा बन चुका था। क्योंकि अब यूएसए जापान का दुश्मन था, ऐसे में एक्सेस पावर्स के बाकी देश, जिसमें जापान को छोड़कर जर्मनी और इटाली शामिल थे, उन्होंने भी अमेरिका के साथ वॉर डिक्लेयर कर दिया। लिहाजा मजबूरन अमेरिकन कांग्रेस कमेटी को इनके खिलाफ भी वॉर में उतरना पड़ा। पर्ल हार्बर का हमला सिर्फ एक मिलिट्री सेटबैक नहीं था, बल्कि एक टर्निंग पॉइंट था जो अलाइड फोर्सेस के लिए एक भारी चैलेंज बन गया। ये वही मोड़ था जिस वजह से फाइनली यूएस डिफेंस फोर्स को मजबूरन जापान पर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करना पड़ा और दुनिया को एक घातक नरसंहार का दर्शन मिला। वैसे आपने इसके बारे में क्या पढ़ा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।